अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज सेंटेंस। आज हम देखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन, उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए यूनिट ऑफ स्पीच हैविंग ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट वन वर्ब। यानी कि सेंटेंस एक कंप्लीट यूनिट है जिसके थ्रू हम अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, और इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनकी अरेंजमेंट भी बहुत स्पेसिफिक और मीनिंगफुल वे में होती है। और सबसे ज़रूरी बात कि सेंटेंस की फॉर्मेशन में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ऑब्जेक्ट बाज़ दफ़ा होता है इसमें, बाज़ दफ़ा नहीं होता, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं होगा या वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। हम पूरी बात अपनी नहीं समझा सकते कि काम क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, मैंने रेड कलर में मार्क किया है, ये देखें आप। और प्लेइंग हमारे पास वर्ब है, ये मैंने पर्पल में मार्क किया है। अब ही कौन है? जो काम करने वाला है, जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है। प्लेइंग हमारे पास वर्ब है, जो काम हो रहा है। ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड। सिमिलरली द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो सन सब्जेक्ट है हमारा और सेट्स जो है वो वर्ब है हमारा। तो ये हमारे दो एग्जांपल्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हो। ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड में आउटसाइड ऑब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड में अगर आउटसाइड ना भी हो तो ही इज़ प्लेइंग में बात समझ आ रही है कि वो खेल रहा है। और इसी तरीके से द सन सेट्स इन द वेस्ट में भी वेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन द सन सेट्स भी होगा तो भी हमें पता चल गया कि सूरज गुरूब होता है। इसके बाद हमने देखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग में हमारे पास पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, आई एम प्राउड ऑफ यू। यानी ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव सेंस होती है इनमें। इसकी एग्जांपल हमने देखी, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे फ़ख्र है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सबसे अहम बात उनका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जो ये डला हुआ है। ये बहुत अहम चीज़ है इसमें। और ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं सर्टेन इमोशन को या डिज़ायर को। अब पहली एग्जांपल हमारी इमोशन से रिलेटेड है, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो डिज़ायर से रिलेटेड है, मे योर टीम विन द मैच। लेकिन दोनों में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूरी है। ये एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव सेंटेंस की इंडिकेशन होता है। इसके बाद हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस। सबसे पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये एडवाइस की जा रही है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। दूसरे में हम कमांड देख रहे हैं कि जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, लीव द रूम इमीडिएटली। और तीसरे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली पास द बुक। तो ये तीन किस्म के सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की लिस्ट में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम, इज ही गोइंग आउटसाइड। अब ये सिंपल क्वेश्चन हमने पूछा है तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके भी इंडिकेशन आखिर में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन के जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है। और व्हाट्स योर नेम ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, और इज ही गोइंग आउटसाइड ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस भी सिंपल स्टेटमेंट होती है लेकिन नेगेटिव सेंस होती है इसमें। बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही होते हैं, सिर्फ हम उसमें नॉट का इजाफा कर देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाते हैं। अगर ये स्टेटमेंट हो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड के साथ ये स्टेटमेंट नेगेटिव बन गई है। अगर ये स्टेटमेंट होती शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होती और ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता, लेकिन शी इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट के साथ ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई है विद अ नेगेटिव सेंस। देन हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें ज़रूरत है एक क्लॉज की और एक फाइनाइट वर्ब की। क्लॉज हम सब जानते हैं क्या होती है। फाइनाइट वर्ब मैं आपको बता देती हूँ।
दो तरह के वर्ब होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में चलते हैं, यानी वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है या इस तरह की और इन्फॉर्मेशन भी। तो इस एग्जांपल में देखें हमें ये बता रहा है गिव्स कि होली कुरान सिंगुलर है, और नीचे वाले एग्जांपल में भी हमें देख सकते हैं कि इस बता रहा है कि जो पेन है वो एक सिंगुलर नाउन है। तो द होली कुरान गिव्स गाइडेंस फॉर सक्सेस इन बोथ द वर्ल्ड्स और द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी सेंटेंस बड़ा हो, लंबा हो या छोटा हो, हमने सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक हमारे पास क्लॉज मौजूद हो और एक हमारे पास फाइनाइट वर्ब हो जो हमें पिन पॉइंट बता रहा हो कि हमारा सब्जेक्ट की नेचर क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस है। बात वही है सिंपल, इसमें भी क्लॉज को ही ज्वाइन करना है हमने। इसमें हम दो क्लॉजेज लेंगे, दो क्लॉजेज होंगी तो डेफिनेटली दो फाइनाइट वर्ब्स भी होंगे। तो दो क्लॉजेज और दो फाइनाइट वर्ब्स को हम थ्रू कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास यही है, एंड, बट, फॉर, ईदर, और, नीदर एंड नॉर। तो ये हमारे पास सारे जो कंजंक्शंस हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इनके थ्रू हम दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे और इट हैज़ एटलीस्ट टू फाइनाइट वर्ब्स, यानी दो से कम फाइनाइट वर्ब नहीं यूज़ होने चाहिए। दो क्लॉजेज होंगी तो दो फाइनाइट वर्ब ज़रूर यूज़ होंगे और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू हम इनको ज्वाइन कर देंगे। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, अ कंपाउंड सेंटेंस कैन बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, यानी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपाउंड सेंटेंस वही सेंटेंस होगा जो ब्रेक डाउन होकर दो सिंपल सेंटेंस बना रहा होगा। और सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज में होते हैं। अब अगर हमारे पास इनमें से कोई एक क्लॉज भी डिपेंडेंट होगी तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जिसे इसमें है दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव, दिस हाउस इज़ टू स्मॉल। ये दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। अगर हम इनको अलग अलग पढ़ें तो भी हमें इनकी सेंस वाजे और ये समझ में आ रहा है कि क्या है, और अगर हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा पूरा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई है। लास्ट में हमने अभी देखा है कंपाउंड में कि हमारे पास दो क्लॉजेस थी और दोनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, यानी प्रिंसिपल क्लॉजेस होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो अहम बात है वो ये है कि एक क्लॉज सिर्फ इसमें इंडिपेंडेंट यूज़ होगी। सिर्फ एक क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे और बाकी जितनी भी क्लॉजेज यूज़ होंगी, एक हो रही है या दो हो रही हैं, तीन हो रही हैं, जितनी भी क्लॉजेज आगे यूज़ होती जाएंगी वो सारी डिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होनी चाहिए। यानी वो अपना मीनिंग ज़्यादा वाज़ह नहीं करेंगी जब तक वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ज्वाइन ना हो। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिला के हमें उनका मीनिंग समझ आएगा, अदरवाइज हमें उनका मतलब समझ नहीं आएगा। तो द डिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया and remain meaningful if the subordinate clauses are removed from the sentence। वही वाली बात कि एक प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में मुकम्मल क्लॉज होगी, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होंगी वो सारी क्लॉजेज को अगर हम रिमूव कर भी दें तो भी कंप्लीट आइडिया इंडिपेंडेंट क्लॉज का अपनी जगह बरकरार रहेगा। लेकिन अगर तो हम प्रिंसिपल क्लॉज को रिमूव कर देते हैं तो फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो ही इज़ द मैन हु केम टू डिनर लास्ट नाइट। अब ही इज़ द मैन प्रिंसिपल क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट है जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि ये वो आदमी है। तो हु केम टू डिनर लास्ट नाइट, लेकिन इसकी सेंस जब तक नहीं बनेगी जब तक हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिला के नहीं पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिला के हमें समझ आ गई कि हाँ ये वो आदमी है जो पिछली रात डिनर पे आया था। तो ये फ़र्क होता है प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज में। इसमें एक ही सबॉर्डिनेट क्लॉज यूज़ हुई है, एक से ज़्यादा भी सबॉर्डिनेट क्लॉजेज यूज़ हो सकती हैं, लेकिन यूज़ सबॉर्डिनेट क्लॉजेज ही होंगी एक से ज़्यादा। प्रिंसिपल क्लॉज एक ही यूज़ होगी, वो अपने अंदर कंप्लीट मीनिंग रखती होगी। और उसके बाद इन दिस सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज बिकम मीनिंगफुल इफ़ इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अटैच्ड। यही वही शर्त है कि अगर तो इनके साथ प्रिंसिपल क्लॉज अटैच होगी सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ तो ही सबॉर्डिनेट क्लॉज कोई मीनिंगफुल आइडिया देगी, अदरवाइज सबॉर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने कोई सजेशन देनी हो, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। कोई भी आपने बात करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आइडिया शेयर कीजिएगा, हम इसको ज़्यादा इम्प्रूव करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।